गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10 के अध्याय 2 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। वैसे देखा जाए तो हर एक चैप्टर महत्वपूर्ण होता है, उसको समझना उतना ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझना आसान तब हो जाता है जब हम उसको अच्छी तरह से समझें। आज जिस हम चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे उस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। सबसे पहले आपको सोचना होगा कि वास्तव में अम्ल होते क्या है, क्षार क्या होते हैं और लवण होते क्या है। हमें अपने तरीकों में सुधार लाना होगा ताकि हम जो कुछ भी याद करें हमें हमेशा के लिए याद रह जाए। शॉर्ट ट्रिक अपनाना कोई सलूशन नहीं है किसी भी चीज़, क्योंकि वो कुछ समय के लिए तो याद रह सकता है, लेकिन लंबे समय तक याद रहने में तकलीफ देता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अच्छी तरह से किसी भी कॉन्सेप्ट को अपने दैनिक जीवन से जोड़े, फिर उसको याद करें, ताकि हम ज़्यादा लंबे समय तक किसी भी चीज़ को याद रख सकें। कुछ भी याद करना आसान होता है, बस अपने तरीक़ों में सुधार करना होता है। सबसे पहले अपनी मनस्थिति को समझना होता है, यानी अपने मानसिक लेवल को समझना होता है, क्योंकि हम जब किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से करते हैं तो हम आसानी से उस चीज़ को कुछ ही चुटकियों में कर लेते हैं। परंतु आज वर्तमान समय में जो शिक्षा, जो नीति हो चुकी है, इसके अलावा जो पढ़ने का जो तरीका हो चुका है, वो बहुत ही ओल्ड मेथड यूज़ करते हैं। हमें स्मार्ट बनना है, लेकिन और स्मार्ट नहीं बनना है। हम स्मार्ट बन के किसी भी चीज़ को, जो बड़ी चीज़ होती है उसको हम छोटा तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना है कि हमें लंबे समय तक याद रह सके और छोटी चीज़ को भी हम विस्तृत रूप से हम अध्ययन कर सकें। तो आज हमारा चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण। सबसे पहले हम अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो देखा जाए तो अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हमने छोटी क्लासों से पढ़ा है। जब हम छोटे थे तो अम्ल के बारे में पढ़ते थे कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस पत्रों को लाल में परिवर्तित कर देते हैं, यह धातुओं को संक्षारित करते हैं। अब क्षार के बारे में भी हमने पढ़ा था कि ये स्वाद में कड़वे होते हैं और यह लाल लिटमस पत्र को नीले में परिवर्तित कर देते हैं। ये भी धातुओं को संक्षारित करते हैं और इनका टच जो होता है, इनको छूने पर साबुन के जैसा स्पर्श होता है। अच्छी बात है कि अब हम, जैसे कि हमने अपने स्मॉल क्लासों के अंदर पढ़ा है, तो हम ये देखना चाहेंगे कि वास्तव में जैसे जैसे क्लासें जब बढ़ती है तो क्या उसके अकॉर्डिंग कुछ परिवर्तन आता है? हाँ, आता है, ज़रूर आता है, क्योंकि जो हमें बचपन में जो नॉलेज दिया जाता है जिस टॉपिक से रिलेटिव, वही फिर जब हम बड़ी क्लासों में पढ़ते जाते हैं तो वही टॉपिक जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो अब हम कक्षा 10 की बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले अम्ल का जो डेफिनेशन है उसके बारे में हम देखेंगे कि देखो, हम बहुत कुछ तो इसके बारे में जानते हैं, लेकिन हम अगर अभी के अकॉर्डिंग इसकी परिभाषा दें तो अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में H प्लस आयन दे, जलीय विलयन में H प्लस आयन दे। ध्यान से समझे बेटा। देखो, सबसे पहले हम अम्ल के बारे में देखते हैं वापस से। एक साइंटिस्ट था बेटा, आरेनियस ने एक परिभाषा दी बेटा। उसके अकॉर्डिंग क्या था? अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में H प्लस आयन दे। अच्छी बात है, कैसे देंगे उसको भी समझ लेते हैं। जैसे HCl लिखा, HCl को लिखने के बाद, यानी कि आर्निस ने जो कहा था उसी के बारे में बात करें। जैसे ये HCl है, अब HCl को हम क्या कहते हैं बेटा कि हम
इसको जल में डाल देते हैं तो ये बेटा आयनित हो जाएगा, यानी H+Cl-, यानी कि अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलेय में वियोजित होकर बेटा यानी कि जल में घुलकर बेटा H+ आयन देते हैं। और भी उदाहरण दे सकते हैं, अम्ल के तो बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे देखो बेटा नाइट्रिक एसिड HNO3, अगर इसको भी अगर हम जल में घोलेंगे तो हम देखेंगे कि H+ और NO3- में वो वियोजित हो जाएगा। तो आपने देखा कि अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देते हैं। तो आपको पता चला कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देते हैं, अम्ल धातुओं को संचारित करते हैं और जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। वैसे अम्ल के उदाहरण तो जैसे मैंने आपको बताया HCl है, HNO3 है, इसके अलावा भी बहुत सारे अम्ल जैसे H2CO3, इसको हम कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। इसके अलावा एसिटिक एसिड, जिसको हम जानते हो बेटा, ये एसिटिक एसिड भी इसको हम कहते हैं बेटा। इसके अलावा भी बहुत सारे जैसे HF है, ठीक है बेटा। तो ये कुछ अम्ल के उदाहरण मैंने आपको दिए, आप समझोगे तो बहुत चीज़ आसान हो जाती है। आज जो हमको पढ़ना है, हमको उस तरह से पढ़ना है ताकि हमको कोई भी चीज़ जो हो वो अच्छी तरह से याद रह सके लंबे समय तक। और उसके लिए हमको प्रयास ये करना है कि जब हम किसी भी चीज़ को याद करें तो हमारा पूरा मस्तिष्क उस चीज़ के ऊपर ही ध्यान केंद्रित रखे ताकि हम आसान हो जाता है और डेली लाइफ से जुड़े। इन फ्यूचर हम जैसे हम बात करते हैं, जैसे अम्ल के बारे में हमने पढ़ा था, तो प्राकृतिक अम्ल क्या होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। जैसे बात आई प्रकृति, तो प्रकृति होती क्या आप सब जानते हो। जैसे एक सिंपल सी बात है, अम्ल के बारे में भी और पढ़ लेते हैं। जैसे प्राकृतिक अम्ल होते हैं और एक होते हैं खनिज अम्ल। प्राकृतिक अम्ल क्या होते हैं, द नेचुरल एसिड, यानी नेचुरल एसिड क्या होते हैं, इसके बारे में देखते बेटा। ऐसे अम्ल जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, किससे मिलते हैं बेटा, प्रकृति। अब तुम कहोगे ये प्रकृति क्या होती है, नेचर होता है। अब नेचर में बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी, बहुत सारी, जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप संतरा, आपको कोई संतरे में कोई अम्ल पाया जाता है, यस, संतरे में अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल। इसी प्रकार आप जानते हैं बेटा बहुत सारे होते हैं, जैसे आपने देखा ही होगा बेटा, जैसे संतरा के बारे में बताया, जैसे कि हमने कहा जैसे दही, दही के अंदर यानी हम कह सकते हैं कौन सा एसिड होता है आप जानते हो, लैक्टिक अम्ल। सेब जिसे हम एप्पल कहते हैं, एप्पल के अंदर होता है बेटा मैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल, मैलिक अम्ल। इसी प्रकार से बहुत सारे प्राकृतिक अम्ल, जैसे कि इमली के अंदर टार्टरिक अम्ल होता है, टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल होता है। तो प्रकृति के द्वारा जो हमें प्राप्त होते हैं अम्ल उसे हम प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। इसी प्रकार होते हैं बेटा खनिज अम्ल, जिसे हम मिनरल एसिड भी कहते हैं बेटा। तो एक तरह से खनिजों से प्राप्त होते हैं, बट इनके एग्जाम्पल कुछ विशेष है, आप ध्यान रख लेना बेटा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं बेटा। जैसे किंग ऑफ एसिड H2SO4, किंग ऑफ एसिड हम कहते हैं बेटा, H2SO4 को किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा बेटा HCl, ये भी एक खनिज अम्ल है। HNO3, ये भी एक प्रकार का खनिज अम्ल है। तो बहुत सारे ऐसे अम्ल होते हैं जो खनिज अम्ल की कैटेगरी में आते हैं। अब बात आती है, इसके बाद हम देखना चाहते हैं कि अम्ल के प्रकार। जैसे अम्ल के अपन देखते हैं, जैसे कि अपन कहते हैं प्रबल अम्ल, प्रकार तो हमने कहते प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग तक कहते हैं। प्रबल अम्ल क्या होता है और दुर्बल क्षार क्या होती है। प्रबल अम्ल क्या होता है, प्रबल अम्ल वे होते हैं जो जल में घुलकर मतलब कि H+ आयन जो होते हैं वो अधिक मात्रा में देते हैं। H+ आयन क्या दे बेटा, अधिक मात्रा में। प्रबल अम्ल जो होंगे बेटा वो आसानी से H+ आयन जो होंगे वो प्रबल मात्रा में देते हैं। अब प्रबल अम्ल कौन कौन से होंगे, जैसे HCl है, HNO3 है, ये जो प्रबल अम्ल की कैटेगरी में आते हैं। इसी के बाद बेटा एक और बेटा कि हमने देखा प्रबल अम्ल है तो एक बार दुर्बल अम्ल भी होगा। दुर्बल अम्ल होते हैं बेटा जो H+ आयन जो होते हैं वो कम मात्रा में देते हैं। H+ आयन जो होते हैं वो कम मात्रा में देते हैं। अब H+ आयन यदि कम मात्रा में दे रहे हैं तो वो कौन से अम्ल होंगे, आप सब जानते हैं बेटा कि जैसे कि हमने कहा HF, ठीक है बेटा, ये एक हम दुर्बल अम्ल कह सकते हैं। एसिटिक अम्ल भी हम एक दुर्बल अम्ल की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये दुर्बल अम्ल होता है, ठीक है।
जिनमें H+ आयन की मात्रा जो होती है वो कम मात्रा में हमको देते हैं। चलो और आगे बढ़ते हैं हम। देखो बेटा, अब आपने सुना होगा तनु अम्ल क्या होता है। तनु अम्ल और एक होता है बेटा सांद्र अम्ल। अब तनु अम्ल और सांद्र अम्ल को हम कैसे समझें? ऑब्वियसली ऐसा अम्ल जिसमें पानी की मात्रा जो होगी वो अधिक होगी, यानी वाटर जिसमें अधिक मात्रा में घोला गया होगा वो तनु अम्ल होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सिंपली हम समझना चाहें कि जैसे कि आपके घर पर 1 पर्सन आया है, एक आदमी आया है और उसके लिए एक आसानी से शिकंजी का एक हमने गिलास बनाया है और अचानक से सडनली से आपका एक दूसरा फ्रेंड और आ गया। अब गिलास तो एक ही है, नींबू उतना ही डाला है, शक्कर उतनी ही डाली है और फिर आपने क्या कर दिया, उस एक गिलास की 2 गिलास कर दी। तो आप सोच लो बेटा कि उसमें पानी की मात्रा बढ़ा दी गई है, इसलिए वो अब अम्ल जो कहलाएगा वो तनु अम्ल कहलाएगा, यानी आपने पानी की क्वांटिटी उसके अंदर बढ़ा दी। सांद्र अम्ल क्या होता है कि सपोज करो जिसमें पानी की जो मात्रा होती है वो कम होती है, उसे हम सांद्र अम्ल कहते हैं, है ना बेटा। यानी कि आप सिंपलीफाई कह सकते हो, जिसमें पानी कम मात्रा में मिलाया गया है उसे हम सांद्र अम्ल कहते हैं। तनु अम्ल वे होते हैं जिसमें पानी की जो मात्रा होती है वह अधिक होती है, और सांद्र अम्ल वे होते हैं जिसमें पानी की मात्रा क्या होती है, कम होती है। दैट्स द सिंपलिटी। हम तनु अम्ल को तनु अम्ल को डाइल्यूट एसिड के नाम से भी जानते हैं और सांद्र अम्ल को हम कंसंट्रेट एसिड के नाम से भी हम जानते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा वो केवल अम्ल के बारे में पढ़ा। देखिए बच्चों, जब भी हम किसी भी चीज़ को याद करने का प्रयास करते हैं तो हमेशा याद रखना, अगर आपको उसको इजी बनाना है तो उसको आपको दैनिक जीवन से जोड़ना ही पड़ेगा, जिससे वो काम जो होगा वो आसानी से हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई शॉर्टकट नहीं होता। जब हम रटते हैं तो रटा हुआ ज्ञान जो होता है कि केवल एक एग्ज़ाम तक आपको याद करा देगा, लेकिन और भूल जाएंगे। लेकिन आपके ही घर के सदस्य जब आपको कोई क्वेश्चन पूछे और आपको उसका आंसर ना आए तो आप समस्या में आ जाएंगे। तो हमें समझना होगा कि कोई भी चीज़ को हमको अच्छी तरह से लर्न करना, ताकि इन फ्यूचर आपके छोटे भाई या आपके कोई भी कलीग्स आपको या आपके कुछ भी आपके बच्चे खुद पूछे तो आप उसका जानकारी दे सके इन फ्यूचर। इसलिए हमको समझना होगा कि किसी भी चीज़ को समझना ढंग से है, ताकि हम आसानी से उसको याद कर सके बेटा। अब बात आती है शार की। अब बात आती है शार होता क्या है। ऑब्वियसली शार की बात अपन हम पहले भी कह चुके हैं और आपको भी पता है, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि शार होते क्या। देखिए, पहले नॉर्मल बातें करते हैं, जैसे हमने पहले भी बताई थी जब वीडियो की शुरुआत हुई थी। शार क्या होते हैं? शार बेटा स्वाद में कड़वे होते हैं। अब कड़वे होते हैं तो सबको चखना तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर आया बेटा लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर के बारे में भी बताया था। लिटमस पेपर जो होता है वो लाइकेन से बनता है। किससे बनता है? लाइकेन एक प्रकार का प्लांट होता है बेटा, लाइकेन। अब लाइकेन से जो ये लिटमस पेपर बनता है, इसके 2 लिटमस पेपर बनते हैं, अगर एक नीला है और एक लाल है। अगर नीला लाल हो जाए, अगर नीला किस में कन्वर्ट हो जाए? लाल में, तो हम कहते हैं उसे अम्ल। क्या कहेंगे उसको? अम्ल। और इसी प्रकार यदि लाल लिटमस पत्र है नीले में कन्वर्ट हो जाए, किस में कन्वर्ट हो जाए? नीले में, नीले में परिवर्तित हो जाए, तो हम उसको अपन कहेंगे शार। सीधी सिंपल सी बात है, हमें छोटी छोटी चीज़ों को समझना होगा और उसको ही कड़िया जोड़कर आगे के आगे हमें नॉलेज प्राप्त करना होगा। कोई भी काम आसान होता है, करने का तरीका होता है, उस काम को किस तरह से किया जाए और किस तरह से उसको अंजाम दिया जाए। बशर्ते हम किसी भी चीज़ को अगर मन से करेंगे और उसके प्रति थोड़ा डेडिकेशन रखेंगे तो ऑब्वियसली हम सक्सेस ज़्यादा होने की संभावना रह जाती है। अब बात आई थी ये बेटा शार की, हमने कहा स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को नीले में परिवर्तित कर देते हैं। चलो, ये धातुओं को नुकसान पहुंचाता है, ये भी हम कह सकते हैं कि संचारित करते हैं। इसके अलावा अब बात आती है अकॉर्डिंग टू 10th लेवल, तो हम बात करेंगे आर्यनियस था, उसने भी ये कहा था बेटा कि जल में घुलकर OH- आयन देते हैं, जल में डिजोल्व होकर OH- आयन देते हैं। अब बात आ गई ये OH- आयन देते, तो OH- होते क्या? जैसे देखिए, हम देखते हैं एग्जाम्पल, ये NaOH, इसे हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। अब NaOH
जो होता है बेटा, अगर इसको अपन वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें तो ये आयनों में वियोजित हो जाएगा Na+ और OH-। इसी प्रकार जैसे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसी प्रकार ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी अगर हम इसको जल के अंदर घोलेंगे तो ये K+ और OH- के रूप में वियोजित हो जाएगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे MgOH2 जिसे हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो एक तरह का एंटी एसिड होता है, जो हमें एसिडिटी रिमूव करने के लिए काम में लेते हैं हम इसको। तो ये जो होता है अपने एसिडिटी को रिमूव करने के लिए काम आता है। ये Mg+2OH- और इसको हम बैलेंस कर लेंगे, +2 इसकी बैलेंस ये। तो आगे की बात इसी प्रकार से आप देखा होगा लाइम वाटर यानी कि चूने का पानी Ca(OH2), अगर इसको भी अगर हम पानी के अंदर डिज़ोल्व करें तो आप देखते हो बेटा कि ये भी Ca+2 और 2OH- के रूप में क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। अच्छी बात है कि क्षार भी होते हैं जो जली बिल में घुलकर OH- आयन देते हैं। ये हमारा अम्ल क्षार लवण का पहला पार्ट है और इसके बारे में हम आपको बहुत कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं और छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी चीज़ों तक हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमें समझना होगा कि कोई भी चीज़ है अपने को आसानी से करना है। बेटा आप सभी 10th क्लास में हो और 10th क्लास जो होती है सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होती है, और तो हर चीज़ को अच्छी तरह से समझे। इसके लिए आपका माइंड जो होना चाहिए वो एकदम फ्री माइंड होना चाहिए किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने का, यानी कि आप अच्छी तरह से लर्न करने के लिए आपको सबसे पहली बात होती है कि आप किसी भी चीज़ को अच्छे प्रयास के साथ सीखें तो आपको वो आसान हो जाएगा। देखिए अब बात करते हैं, अपन कर ही रहे हैं बेटा, तो आप बेटा 10th के साथ साथ आपको बेटा है ना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहे, ताकि अपन ओल्ड नॉलेज के ऊपर ही अपन नया नॉलेज जो होता है अपन चढ़ाते हैं। जैसे विर्चोव ने भी कहा था कि पुरानी सेल से न्यू सेल डेवलप्ड होती है, यह कथन कहा था विर्चोव ने। उसी प्रकार से आपका ओल्ड नॉलेज जो होता है उसी को न्यू नॉलेज में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन पहले आपको समझना होगा, ठीक है, कि केवल ये नहीं आपको कि जो आपने पहले पढ़ा है वो किसी काम का नहीं आएगा, वो भी आपको लर्न करना ही पड़ेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि हमने एग्जाम्पल आपको दिए, इसके बाद अब बात करते हैं कि क्या जो क्षार होती है ये भी स्ट्रॉन्गता के आधार पर यानी कि प्रबलता के आधार पर इसको भागों में बांटा। हाँ यस, ये भी प्रबल क्षार होती है। दूसरा प्रकार इसका होता है दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार क्या होती है? प्रबल क्षार वो होती है बेटा कि जो सिंपलीफाई कह सकते हैं, जिसमें OH- आयन की मात्रा जो होती है वो क्या होती है बेटा, अधिक होती है। सिंपल सी बात है, उसे हम कहेंगे प्रबल क्षार। और दुर्बल क्षार हम उनको कहेंगे जिसमें OH- की सांद्रता जो होती है वो क्या होती है बेटा, कम होती है। सीधा सिंपल, इसमें अधिक इसमें कम। बहुत सारे एग्जाम्पल है प्रबल क्षार के, जैसे NaOH के OH है। दुर्बल क्षार के भी बहुत सारे उदाहरण हैं, आपको अच्छी तरह से समझना होगा कि जैसे बहुत सारे एग्जाम्पलों को आपको अच्छी तरह से लर्न आउट करना होगा। हमें ये ध्यान रखना है कि किस चीज़ को किस तरीके से हमको लर्न करना है, ताकि हम उसको लंबे समय तक कैसे याद रख सकें। वैसे ही पहला वीडियो है, आप लोगों को कैसा लगा और आप इसके बारे में बताएं। फर्स्ट टाइम है, इसके बाद में और भी बहुत सारे सुधार होंगे, तो सुधार तो होना ही चाहिए समय के अकॉर्डिंग। लेकिन एक बात, मेरी बात अच्छी तरह से आप समझें, और आगे की बात हम करें उससे पहले आपकी जो 10th क्लास है उसमें अपना पूरा फोकस लगाए, ताकि आप अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकें। शुरुआत अच्छी तो अंत भला। आपको किस तरह से किस चीज़ को कंप्लीट करना है, इसके लिए आपको अच्छी तरह से अपना माइंड सेट करना होगा। छोटे छोटे स्टेप लेने होंगे, अपने गोल्स बनाने होंगे, ताकि आप अब सक्सेस हो सके। समझ में बात, सक्सेस हो सके, तभी आपका लक्ष्य भी क्लियर होगा और आप आगे बढ़ेंगे। जय हिंद। और ऑब्वियसली मैं आपसे कमेंट में जानना चाहूँगा कि ये क्लास कैसी रही। धन्यवाद।